हाय गाइस, मेरा नाम है किशन कनौज और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। बात करेंगे BCOS 184 की और हम टॉपिक से शुरू करेंगे कि वाई ई कॉमर्स। पिछली क्लास में हमने ये जाना कि बहुत सारे वेब पोर्टल्स, ऐसी इंटरनेट के वेब पेजेस जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती हों, ठीक है, राइट, जहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हों और वो भी ऑनलाइन, तो हम इन्हें क्या कहेंगे भाई? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रांजैक्शंस कैसे हों? ऑनलाइन। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम लोग? ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट, बहुत सारी चीज़ें, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेट बेस्ड हो, जिसमें ई कॉमर्स वेब पोर्टल हो, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हो, ई कॉमर्स ऐप हो, ई कॉमर्स API हो, जो बायर्स और सेलर्स को बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंफर्टेबली और सिक्योरली करने में मदद करे, उसी को हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्यों कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों में हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में कितनी बड़ी महारत हासिल करी है। एट प्रेजेंट अगर हम दुनिया को देखते हैं, चाहे किताबें पढ़ रहे हों, कपड़े पहन रहे हों, सामान खरीद रहे हों, कहीं सोफे पे बैठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ई कॉमर्स के थ्रू खरीदी और बेची गई हैं। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये लगता है कि 90% ऑफ द परचेजेस, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेनली, आर परचेज्ड फ्रॉम ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस तरीके के प्लेटफॉर्म से खरीदी गई। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही कोई बिज़नेस बड़ा होता है, उसको और ज़्यादा इकोनॉमिकल बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए, मान लेते हैं मेरी एक दुकान है और वो कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में है, तो मेरे पास जो कस्टमर होंगे, जो आ सकते हैं, जहाँ जो मेरे स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड है, रीच जो है लिमिटेड है। जो लोग उस शॉप के 5 से 10-20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, ज़्यादातर मेरे पास वही लोग शॉपिंग करने आएंगे, क्योंकि बाकी लोगों के लिए फिर वो इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। कोई मेरे पास 200 रुपये का सामान खरीदने के लिए 200 रुपये का पेट्रोल जलाकर नहीं आएगा। ये बात तो बहुत फेयर है। क्या आप लोग दिल्ली से कोई सामान खरीदेंगे अगर कुरियर चार्जेस आपको देने पड़े तो? अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो, और सामान की कीमत है 500 रुपये, कुरियर के चार्जेस है 250 रुपये, आप ऐसी कोई भी परचेज नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी मैं ये बात करता हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल्स क्यों, तो मेनली काम क्या है? इकोनॉमिकल और एसेसिबल। साथ के साथ ये जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने ये ई कॉमर्स वेब पोर्टल्स बनाए हैं, UI UX डिज़ाइन किया है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ईजी टू यूज़ बना रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाती हैं कि हम क्या खरीदें, क्या नहीं खरीदें। डिलीवरी ऑप्शंस हो जाते हैं, पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास हो जाते हैं, राइट। मेरे को घर से निकल के जाना नहीं है, रात के 3 बजे मेरा मन कर रहा है केक खाने का, तो मैं एक फूड डिलीवरी ऐप ओपन करूंगा और उसके अंदर केक सिलेक्ट करूंगा, अपनी मनपसंद केक को सिलेक्ट करके उसका साइज, पोर्शन ऑर्डर कर दूंगा। सिर्फ इतना ही करना है। घर पर बैठे हुए एक छोटे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मैं ये सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ आज के समय में। लेकिन क्या किसी फिजिकल ब्रिक एंड मोटार स्टोर वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टोर के लिए ये पॉसिबल है कि वो रात के 3 बजे भी ऑपरेट कर सके और लार्ज मार्केट में ऑपरेट कर सके और सबको ये सौभाग्य प्राप्त करा सके कि भाई वो सबको डिलीवरी दे रहा है? हाँ, क्या ये उसके लिए इकोनॉमिकल होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो? आर यू गाइस गेटिंग इट? सो मोर पर्टिकुलरली जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं,
वो बायर्स को ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर मैं ख़रीदार हूँ तो ख़रीदार के पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में ही चेक कर पा रहा हूँ। आप ये सोचिए, आज से 100 साल पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब ये जो आप मुझसे कपड़ा खरीद रहे हैं, इसके ऊपर जो डिज़ाइन किया गया है, ये डिज़ाइन अरब के लोगों ने किया है और ये 5 पीस हमने बनाए थे, जिसमें से 1 पीस अभी बचा हुआ है मेरे पास। इस बात को वेरीफाई करने के लिए उस समय तो ऐसा कोई टूल होगा नहीं। जो दुकानदार कह रहा है, खरीदार वो बात मानकर उससे माल खरीद लेगा। लेकिन क्या आज के समय में ऐसा झूठ बोलना संभव है? क्या ये खरीदार कह सकता है कि मैंने इसके लिमिटेड पीसेस बनाए, 50 पीसेस बनाए, 100 पीसेस बनाए? उसको वेरीफाई करने के लिए हम इंटरनेट के बहुत सारे सर्च टूल्स का यूज़ करके पिक्चर्स वगैरह, वेब पोर्टल्स और ये फलाना तरीके के सोशल मीडियाज़ पे देख सकते हैं कि बाकी किसी और ने तो नहीं खरीदा इसको, कहीं ये बल्क में तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये जो मुझे 10,000 रुपये का बता रहे हैं कहीं ये 100 रुपये में इसकी कॉपी तो नहीं बिक रही है। ये मैं आज चेक कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा किसका है? बायर का है। ठीक है, राइट। तो ये एडेड एडवांटेज है ऑफ कंपेयरिंग वेरीड प्राइजेज, फीचर्स, प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस। और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ये बात समझ में आ रही है, राइट? ओके नाउ, तो ई कॉमर्स मेनली क्या है, ये 3 पॉइंट की वजह से हम लोग चूज करते हैं। वाई टू चूज? जस्ट बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल, एसेसिबल एंड ईजी टू यूज फॉर बोथ बायर एंड सेलर। भाई मैं सेलर हूँ, मुझे दुकान खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं पे कस्टमर से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास एक इंटरनेट पोर्टल होगा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे और उन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग मेरे पास होंगे। तो क्या अब मुझे फैंसी स्टोर खोलने की ज़रूरत पड़ेगी? कस्टमर्स के साथ डील करने की ज़रूरत पड़ेगी? ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा अगर ये सब ई कॉमर्स पे हो जाए तो क्या ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है? यस और नो एवरीवन? भाई मैं अगर सेलर हूँ, रिटेलर हूँ, तो क्या ये मेरे लिए मज़ेदार बात है या नहीं है? यस, ईजी है ऑपरेट करना, इकोनॉमिकल बना देता है चीज़ों को, ईजी मैनेजमेंट बना देता है मार्केटिंग करने में, चाहे वो सेल्स करने में या प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेज करने में, सारी चीज़ों में मेरे लिए ये आसान बात होगी। नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। आखिर ये ई कॉमर्स आया कहाँ से? 1991 की बात है, पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब बना था। इन द ईयर 1994 पिज़्ज़ा हट पहली ऐसी कंपनी थी। सोचो, सबसे पहले ऑनलाइन फूड आ गया जी, ठीक है, राइट? और कुछ समय बाद ईबे फाउंड कर दिया गया था 1991 में। अभी कितना ही समय हुआ है 1991 में? यस, 10, 20, 30, 35 साल हुए हैं। ओनली 35 ईयर्स ऑफ इंटरनेट, जस्ट 35 ईयर्स ऑफ इंटरनेट गाइज। ह्यूमन सिविलाइजेशन कितने हजार सालों से है, लाखों सालों से है, लेकिन सिर्फ पिछले 35-36 सालों में इंटरनेट ने जो दुनिया का नक्शा बदला है, वैसा नक्शा इतनी तेजी से और इतने क्योटिक तरीके में पहले कभी नहीं बदला होगा। यस और नो एवरीवन? आर यू गाइस गेटिंग इट? ये बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना? पहले लोग 4 घंटे मोबाइल फ़ोन नहीं चलाया करते थे, वो लोगों से मिला करते थे, लोगों के साथ सोशलाइज हुआ करते थे। ये बात एक लग्जरी हो जाएगी कि आप लोगों के साथ बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बैठ रहे हैं 1 से 1.5 घंटे तक। दिस इज़ अ लग्जरी नाउ डेज, और आगे ये और महंगी होने वाली है। यस, आर यू गाइस फीलिंग इट? याद कीजिए कि आप लास्ट टाइम फैमिली गैदरिंग या किसी फ्रेंड गैदरिंग में या पार्टी वगैरह में लोगों के साथ कब 1 से 1.5 घंटे बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ किए हुए बैठे थे? आपको बमुश्किल, बहुत मुश्किल से ही कोई ऐसा समय याद आएगा। पिछले 2-3 सालों में तो मुश्किल याद आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है।
स्कूल का टाइम याद आ गया? यस, है ना? चलिए, सो दिस इज़ हाउ इंटरनेट इज़ चेंजिंग आवर लाइफ. वापस आते हैं क्योंकि मैं टॉपिक से भटक गया हूँ. फ्रॉम द ईयर 1995 ऑनवर्ड्स ई कॉमर्स और बढ़ने लगा. जब मैं इंटरनेट की बात करता हूँ तो इंटरनेट एक दूसरी चीज़ है और ई कॉमर्स एक दूसरी चीज़ है. मैं इंटरनेट के ऊपर जब कमर्शियल एक्टिविटी करूँगा तब उसे ई कॉमर्स कहेंगे. और इंटरनेट क्या है? एक ऐसा मीडियम जिसमें हम तारों के जंजाल से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैं हर्ष बंसल से हाय इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने वाईफाई ऑपरेटर से कह के इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है और हर्ष बंसल के मोबाइल फ़ोन में 5G का इंटरनेट आ रहा है जिसके थ्रू वो मुझे वीडियो कॉल से एक्सेस कर पा रहा है. इसका नाम है गूगल मीट. और उस पर मेरा ये यूज़र इंटरफेस जिसके अंदर मेरी ये स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. ये क्या है? इंटरनेट. लेकिन अगर मेरी आवाज़ सुनने के लिए आपको मेरे वेब पोर्टल पर जाकर मुझे फ़ीस पे करनी पड़े तो ये क्या है? एक कमर्शियल एक्टिविटी. यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. यानी कि व्यापार कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से. चलिए, तो 1995 से मतलब इंटरनेट बना नहीं कि इंटरनेट पर सामान बेचना शुरू. अगले 4 सालों के अंदर, सिर्फ 3 साल के अंदर पहली कंपनी आ गई थी, पिज्जा हट. ठीक है ना? तब हुआ क्या? ग्लोबल यूज एंड अडेप्शन ऑफ इंटरनेट. इसकी वजह से जो इंटरनेट है वो थोड़ा और बढ़ने लगा. दिस वॉज द टाइम व्हेन सेवरल रिटेल वेबसाइट्स had been planned and launched for sale purchase of goods and services. ठीक है? 1990 से 1999 तक, मतलब एक ऐसे लेट 90s से मतलब है कि 1995, 6, 7, 8, 9 ऐसे .com बबल बस्ट आया था. आपको जानकारी, मैं एक फैक्ट की बात बताना चाहूँगा. आप जितने भी बिलियनियर मिलियनियर देखते हैं आज के समय में, जितने भी बिलियनियर मिलियनियर तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए. अब जितने भी बिलियनियर की बात कर रहा हूँ, जितने भी बिलियनियर आज आप देखते हैं वो इस .com बबल बस्ट के समय ही उन्होंने मार्केट से पैसा उठाना शुरू कर दिया था. ठीक है? ये बहुत सारे लोगों के लिए सेटबैक लेकर आया था और बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, जिसके अंदर मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, है ना, लैरी पेज, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो .com बस्ट के समय ही उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया था. मतलब जिसके पास एक .com होता था वो उसको बिना किसी बिजनेस प्लान के फंडिंग मिल जाती थी. ये बात पता है आपको? मतलब बस आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए आशुतोष, और सीधा जाओ बोलो कि मेरे को मेरा ना, हम क्या करते हैं जी, हम फ़ोटो दिखाते हैं अपने वेबसाइट पर. किसकी फ़ोटो दिखाते हैं? चिड़िया की फ़ोटो दिखाते हैं जी. कितना पैसा चाहिए? मुझे चाहिए जी 50 करोड़ रुपए. कितने के लिए? 30% इक्विटी के लिए. चलो 50 नहीं तो 20 करोड़ तो दे ही देता हूँ. चिड़िया की फ़ोटो दिखाने के लिए कितने रुपये मिल रहे हैं? 20 करोड़ रुपये. समझिए आप लोग? यस, बिना किसी प्लान के भी बहुत सारा फंडिंग जो है उस समय मिल रहा था. इसी कोई ऐसा नहीं कि .com जो है इसकी वजह से कुछ इशू आया था. .com इतना ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता था कि .commerce मतलब एक ऐसा यूनिक लिंक जिसको अगर आप किसी को बताओगे तो उस पर अगर कोई सर्च करेगा तो उसकी वजह से वी चैट जो है ना, वी चैट गाइज, वी चैट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी .com बबल के आसपास आया था और आज चाइना का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. ऑलमोस्ट एवरीवन इन चाइना हु हैज़ इंटरनेट एक्सेसिबल हैव वी चैट इन देयर मोबाइल फ़ोन और द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. समझ में आ रहा है? दिस वाज द .com बबल. खैर, किसी और दिन बहुत सारा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. नाउ सो साइबर मंडेज by the year 2005 increase of online purchases on certain days become so much that the term cyber mondays was coined. ठीक है? ब्लैक फ्राइडे सेल, साइबर मंडे सेल, इस तरीके की सेल्स जो हैं वो आया करती थी.
खासकर इंटरनेट पर। बेस्ड ऑन रिव्यूज़ ऑफ लिटरेचर एंड इनिशियल माइलस्टोन्स इन ई कॉमर्स, यहाँ पे एक डिटेल एवोल्यूशन चार्ट है। 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट किया गया। 1994 में नेस्ट कैप ने नेविगेटर लॉन्च किया, द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउज़र। एंड नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप दूसरी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। किसी का जो वेबसाइट है, जैसे आज गूगल पे आप सर्च करते हैं, वैसे ही आप नेट एस्केप से जाकर सर्च कर सकते थे। ठीक है। 1995 में ईबे और अमेज़ॉन ने अपना पहला सेल जो है बनाकर कर लिया था। 1996 में सिर्फ एक साल के अंदर, 1995 से लगे 1996 में सिर्फ एक साल में 40 मिलियन पीपल हैव इंटरनेट एक्सेस एंड ऑनलाइन सेल परचेज सेल्स सरपास 1 बिलियन फॉर द ईयर, सिर्फ एक साल के अंदर। 1998 में पेपल वॉज फाउंडेड एंड चेंजेस द वे पीपल मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। पेपाल पे आप जाके कर सकते थे पेमेंट। इससे पहले ये एक्स हुआ करता था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बबल कब बस्ट हुआ, .x। देखो x.com बनाया था किसने, यू नो x.com, नाउ इट इज ट्विटर। अर्लियर इट वॉज द पेमेंट गेटवे बिफोर इट वॉज पेपाल, यू नो। इलॉन भैया मेड x.com इन लेट 90s। उसके बाद वो पेपाल ने खरीद लिया, फिर पेपाल के बोर्ड से उनको निकाल दिया गया, और वो बहुत सारी कहानी है, खैर किसी और दिन में बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। राइट। इन 2000 रेवेन्यू फ्रॉम यूएस ऑनलाइन शॉपिंग वाज $25 बिलियन। अगले 4 सालों में $1 बिलियन से $25 बिलियन तक बात पहुंच गई, सिर्फ 4 सालों में। फिर 2001 में 70% ऑफ यूजर्स मेक ऑनलाइन परचेजेस ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन। एप्पल ने अपना पहला आईट्यून यानी कि डिजिटल म्यूजिक स्टोर, सोचो, सर्विस बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले तो प्रोडक्ट बेच ही रहे थे, अब सर्विस भी बेचना शुरू कर दिया कि गाने आप ऐसा करो, गाने आप डाउनलोड करने के पैसे दो। कब से शुरू कर दिया इन्होंने, 2003 से। ठीक है। फिर साइबर मंडे आया 2005 में। फेसबुक ने अपनी एडवर्टीजमेंट सेल करना शुरू कर दिया 2006 में। 2008 में ऑनलाइन परचेजेज आर मेड ऑन मोबाइल फ़ोन फॉर द फर्स्ट टाइम। 2012 में B2C सेल सरपास कर जाती है $1 ट्रिलियन। ये 2012 तक का चार्ट है गाइस। ठीक है। तो देखो 1991 से ये इंटरनेट बना है और अभी तक ओनली इन 30 years ऑफ स्पैन कितना सारा चेंजेस हम लोग देख पा रहे हैं। एट प्रेजेंट इन द ईयर 2021 internet and digital devices such as smartphone, tablet have expanded the application of e-commerce. ग्लोबल बायर्स दुनिया भर में किसी भी भाषा, किसी भी कल्चर, बिहेवियर, लैंग्वेज, यू नो, इस तरीके के लोग आकर जुड़ रहे हैं और खरीद और बेच रहे हैं। मोस्ट बिजनेसेस नाउ हैव ऑनलाइन प्रेजेंस, जिससे उनका प्राइस कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। नए चैनल, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है। फ्रेट कॉरिडोर्स, जैसे सामान एक जगह से दूसरी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जल्दी पहुंचाया जा सके। ठीक है। चलिए, अच्छा, आपके मन में कभी कभी आया होगा कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो मेरे मन में भी आया, ये इंटरनेट की बात सोचकर मेरे को लग रहा है कि हाँ, हम बिल्कुल टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि भविष्य में अगले 10 साल में भारत कहाँ पहुँचने वाला है, तो आप जापान चले जाइए। ठीक है। और आपको ये देखना है कि पिछले 20 साल पहले भारत कैसा हुआ करता था, तो आप, माफ़ी चाहूँगा ऐसा कहने से पहले, आप एक बार अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ थोड़ा घूम के आइए, एक हफ़्ता। आपको पता लगेगा 20-25 साल पहले, खैर ज़्यादा भी हो सकता है, 30 साल पहले भारत की कुछ हालत जो है इतनी तो भयावह नहीं थी, लेकिन हथियारों को छोड़कर बाकी कंडीशंस जो है जब गरीबी की तरफ थी, तो खैर 40 साल पहले बात ऐसी कुछ हुआ करती होगी। तो ऐसे फ्यूचर और पास्ट में आप जा सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो आप टाइम ट्रैवल करते हैं बेसिकली। ठीक है। राइट। और अगर आप
60-70 साल पहले जाना चाहते हैं, हाँ हाँ इसका भी जुगाड़ है। आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, पैंगयांग को छोड़कर उनके जो लोकल सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ जा सकें तो आप, मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा साल पीछे जा सकते हैं। ठीक है, राइट। बिना टेक्नोलॉजी के लोग हाथों से किस तरीके से काम करते हैं वो आपको वहाँ दिख जाएगा। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लोग कैसे रहते हैं वो आपको वहाँ दिख जाएगा। ठीक, चलिए खैर, ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो है मुझे बहुत सही लगता है कि आप बस दूसरी कंट्री विजिट कीजिए, आपका टाइम ट्रैवल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में आगे जाना है तो कौन सी कंट्री विजिट करनी है, भविष्य में पीछे देखना है तो कौन सी कंट्री विजिट करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। हमारे पास कितने टाइप के ई कॉमर्स हैं? B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, C2A, P2P, D2C, सबके बारे में बात करेंगे, सबका बदला लेगा। ठीक है, चलिए ना, तो सबसे पहले बात करते हैं B2B बिजनेस मॉडल की। यहाँ पे इसको बिजनेस टू बिजनेस टाइप का ई कॉमर्स सिस्टम बोला जाता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, अब कोई मैन्युफैक्चरर मोबाइल फ़ोन बना रहा है और जो होलसेलर्स हैं वो उनको बल्क में ख़रीद रहे हैं, फिर वो रिटेलर्स को बेचेंगे। ठीक है, खैर मोबाइल फ़ोन से इसका थोड़ा अंदाज़ा मुश्किल है। आप ऐसे समझिए कि मैं सब्जियों की बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैन्युफैक्चरर है किसान और होलसेलर है मंडी वाले लोग। मंडी से आपका जो लोकल सब्जी वाला है वो सामान खरीद कर लाता है और अपनी दुकान पर बेचता है। लेकिन किसान और मंडी में जो खरीदा और बेचा जा रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, लेन देन जो हो रहा है, वो क्या है? B2B मॉडल है। अब अगर इसी को इंटरनेट पर लेकर आ जाया जाए, ये ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू होने लग जाए, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को क्या बोला जाएगा? B2B मॉडल। ठीक है, नाउ B2C, अगर किसान अपनी सब्जी खुद बेचने लग जाए, हाँ, मैं एक ऑर्गेनिक किसान हूँ, मैं क्योंकि मैंने BBA पढ़ा हुआ है और मेरा एक भाई है जिसने BCA पढ़ा हुआ है, उसने अपनी स्किल का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाई और मैंने अपनी स्किल का यूज़ करके मार्केटिंग वगैरह का चैनल जो है क्रिएट करके समझाया और हमने एक वेबसाइट बनाई है। और अब हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक खेती करके बेचते हैं सामान। तो खेती भी हम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर भी हम हुए और बेच भी हम ही रहे हैं, लेकिन बेच किसको रहे? एंड यूज़र को, जो तुरंत खरीद कर कंज्यूम करेगा, आगे बेचेगा नहीं। तो इस तरीके के बिजनेस मॉडल को हम बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, राइट। नाउ C2C, और सर ऐसा भी कोई मॉडल होता है क्या? यस, इसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने OLX का नाम सुना होगा। आपका कोई मोबाइल फ़ोन पुराना हो जाए तो आप OLX पर बेच सकते हैं, OLX बेच दे। ठीक है गाइज, है ना। नाउ क्विकर, ये क्या है? ये ऐसे ई कॉमर्स मॉडल हैं जहाँ पर आप इंटरनेट के थ्रू ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जिसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या आपको कोई मान लेते हैं कि कोई पुराना टेलीविज़न आपके पास है, उसके लिए आपको कुछ टीवी का कुछ वो क्या बोलते हैं, टीवी स्टिक चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि टीवी पुराना है और आप 5,000 रुपये टीवी स्टिक में नहीं खर्च करना चाहते, तो आप सोच रहे हैं कहीं कोई पुराना ही मिल जाए टीवी स्टिक 2-2,500 रुपये में, तो आप OLX पे सर्च कर सकते हैं। ठीक, चलिए C2B, क्या कंज्यूमर किसी बिजनेस को बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। ठीक है, अगर आप देखिए, आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर जाकर न्यूज़ पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, आप लोग ब्लॉग वगैरह पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर पढ़ते हैं आप लोग, खैर कुछ भी ऐसा कुछ भी इंटरनेट के थ्रू जब आप पढ़ते हैं, तो जब आप उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर ऐड देखते हैं, तो क्योंकि कंज्यूमर की वजह से उनके पास वो ऐड देने वाले लोग आ रहे हैं, तो इस मॉडल को बोला जाएगा कंज्यूमर टू बिजनेस। क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? कंज्यूमर। किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। अरे गाइस गेटिंग इट? ठीक है, यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर आपको ऐड दिख जाए, तो क्योंकि आप कंज्यूमर हैं और आप ऐड देख रहे हैं और ऐड देखने का पैसा वीडियो बनाने वाले को मिलेगा, तो वीडियो बनाने वाला इसलिए वीडियो बना रहा है क्योंकि उसको ऐड मिलेगा, और वो ऐड इसलिए मिलेगा क्योंकि आप देख रहे हैं और आपके जैसे लाखों लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस मॉडल को C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। हाँ,
जैसे अगर सरकार ने योजना चलाई, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके अंदर मान लेते हैं उन्हें टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक केमिकल की, तो वो ऐसी कंपनी को ढूंढना शुरू करेंगे जो ऑर्गेनिक टॉयलेट क्लीनिंग का कुछ जुगाड़ बनाते हो। तो ऐसे बिजनेसेस को बोलेंगे बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस मॉडल। और इसके लिए जो ई कॉमर्स पोर्टल यूज़ होगा वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसे कि जेम, ठीक है, जेम नाम है गवर्नमेंट ई कॉमर्स पोर्टल का। अगर सरकार को, आपके पास आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अगर सच में आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और आपके पास जीएसटी नंबर है, रजिस्टर्ड बिजनेस हैं और आप सब कुछ एथिकली करते हैं, आई होप कि ऐसा ही करना चाहिए एंड आई विश कि ऐसा करना चाहिए, तो आप जेम पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और वहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स आते हैं या गवर्नमेंट को अगर कुछ सामान ख़रीदना होता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ वहीं से सामान खरीदती हैं। वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से नहीं खरीदते, वो कहाँ से खरीदेंगे? जेम से, ठीक है, राइट। नाउ कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है। नाउ ई कॉमर्स मॉडल रेफर्स टू ई कॉमर्स प्रोसेस जो कंज्यूमर्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई सर्विस मिल रही है सरकार से, अब आप सर्विस से नाखुश हो गए और आप जाके शिकायत करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस मॉडल को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आप अपने घर के सामने पड़े हुए कूड़े की फ़ोटो खींचकर एमसीडी वाले ऐप पर, दिल्ली एमसीडी ऐप पर फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं, तो दिल्ली एमसीडी वाले वहाँ पर आकर कूड़ा साफ़ कर जाएंगे। ऐसा वो कहते हैं, प्रचार तो ऐसा ही करते हैं, पर ऐसा जल्दी होता नहीं है। हमने फ़ोटो डाली थी पर रिस्पांस जो है वो अभी भी पेंडिंग है। आई होप कि वो लोग सुन लेंगे, पिछले 6 महीने से तो नहीं आए हैं। खैर चलिए, वैसे वो साफ़ हो गया है नाउ। तो B2G C2A मॉडल जो है वो इसी तरीके का काम करता है। फिर P2P मॉडल, पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर क्या होता है? सुनो, ध्यान से सुनना, ये C2C जैसा लगेगा आपको, C2C जैसा लगेगा, लेकिन C2C नहीं है ये। P2P मॉडल क्या है? ये नेटवर्क्ड मॉडल है, इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होता, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर मैं आपको देना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी ड्राइव में सेव करके और उस ड्राइव से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। मतलब लोकली उस ड्राइव के अंदर मेरा डेटा चला जाएगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि उस ड्राइव पर मेरा डेटा स्टोर होकर सेव हो। तो ऐसे में ऐसे मॉडल्स आते हैं, ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल्स आते हैं जिसमें P2P काम हो जाता है। मतलब 1000 GB की फ़ाइल अगर मुझे कहीं पर ऐड करनी हो, कितने GB की गाइस? 1000 GB की, अब मतलब 1 TB की फ़ाइल, 1 TB। अभी जो 1 TB का फ़ाइल है, इसको अगर मुझे आपको देना है, तो ऐसा कोई भी जो पोर्टल है जिस पे 1 TB में स्टोर करके आपको सेंड कर सकूं, वो मुझसे हज़ारों रुपए ले लेगा। लेकिन जो P2P मॉडल है ना, वो पता है क्या करेगा? 1 TB में से पहले 1 GB से सेव करेगा और आपको भेज देगा, फिर इसको डिलीट कर देगा, फिर दूसरा GB अपने पास अपलोड करेगा, फिर आपको भेजेगा। मतलब यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा, यहाँ से कम होता चला जाएगा, ठीक है। अपलोड होगा, थोड़ी देर रुकेगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मतलब P2P प्लेटफॉर्म पर कोई भी डेटा डाउनलोड नहीं होता, ऐसा वो कहते तो हैं, बाकी भरोसा आप देखिए आपका कैसा है किसी भी वेब पोर्टल पे, ठीक है। तो इस तरीके से P2P मॉडल काम करता है। जनरली फ्री होते हैं ये, नॉन प्रॉफिट सर्विसेज देते हैं और एडवर्टीजमेंट पे जिंदा रहते हैं, ठीक है, राइट ना। इसके लिए मैं आपको P2P फाइल शेयर करके एक पोर्टल बता रहा हूँ, ठीक है। पिज़्ज़ा शेयर करके एक फाइल एक पोर्टल है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल बड़ी बड़ी। डायरेक्ट टू कंज्यूमर जिसमें हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, बाईपासिंग थर्ड पार्टी रिटेलर्स, होलसेलर्स। अब ध्यान दीजिए,
मैंने आपको सबसे पहले एक मॉडल बताया था जिसमें मैंने बोला था B2C। B2C और D2C में डिफरेंस है। यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो कंज्यूमर को सेल करते हैं, जैसे रिटेलर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है। लेकिन D2C में जो मैन्युफैक्चरर है ना, उसी की ही एक चेन होगी, उसी की एक चेन होगी, उसी की ही दुकान होगी, उसी का ही होलसेलर होगा और उसी का सेलर आपको बेचेगा। ठीक, मतलब कोई और पैसा इसमें नहीं कमाएगा, वो पर्टिकुलर कंपनी ही कमाएगी। तो इसके अंदर वॉरबे पार्कर, एवरलेन, हैरीज, आउटडोर वॉइसेस, एमवे का नाम आपने सुना होगा, डॉलर शेव क्लब, आपने सिर्फ एमवे का नाम सुना होगा, बाकी सब यूएस की कंपनीज हैं। वेस्टीज का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेफ शॉप का नाम आपने सुना होगा, सेफ शॉप, पता नहीं ऐसे ऐसे पोर्टल्स आ जाते हैं गाइस। नवीन आपका कैमरा ऑन हो गया है, आपके साथ वीडियो कॉल चल रही है हमारी। चलिए ठीक है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेब पोर्टल्स या ई कॉमर्स पोर्टल्स हम इन्हें बोल देंगे। अब किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी शक की बात नहीं है कि ई कॉमर्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा माल बेच सकती है, इस बात पे कोई शक है किसी को? ठीक है, हो ही नहीं सकता। एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, ई कॉमर्स शॉप या फिर ई शॉप जो है वो 24 घंटे 7 दिन खुली रह सकती है। नुकसान ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसका डिलीवरी का टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका भी जुगाड़ आ गया है, क्विक कॉमर्स गाइज, है ना। 10 मिनट डिलीवरी वाले ऐप आ चुके हैं आजकल, जिनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बहुत क्लोज होते हैं आपके घर से, राइट। कस्टमर्स डोंट नीड टू स्टैंड इन क्यूज ऑफ स्टोर्स, फ़ायदा। लेकिन ऑनलाइन परचेज में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। रीपेइंग योर ऑनलाइन परचेज मे बी मोर डिफ़िकल्ट देन बाइंग अ ट्रेडिशनल स्टोर, क्योंकि जब आप दोबारा ख़रीदने जाते हैं तो ज़्यादा चॉइसेस आपको हो सकता है मिल जाएं, और ऑनलाइन ख़रीदने में वही रिपीटेटिव परचेज आप कर देते हैं। ये ऐसा डिसएडवांटेज देख रहे हैं, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता है। लार्जर प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके पास है, ऑनलाइन में तो कुछ भी अपने पोर्टल पे शोकेस कर दो और बाय करके सेल कर दो। ऑनलाइन शॉपिंग विल नॉट बी एबल टू मेजर द गुड्स, टच एंड फील वाला यहाँ पे फ़ायदा नहीं आएगा गाइस, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ शॉप फ्रॉम एवरीवेयर, दुनिया में कहीं से भी आप सामान मंगा सकते हो, कुछ भी ख़रीदना हो आपको। मेरा एक फेवरेट मोबाइल फ़ोन है गाइस, रेड मैजिक, किसी दिन बहुत सारा पैसा होगा तो मैं ख़रीदूँगा, ठीक है। चाइना में मिलता है ये अच्छा, पता नहीं मुझे, लेकिन ये पसंद है। अब मैं ये सिर्फ चाइनीज़ होने की वजह से नहीं पसंद, ये पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन मुझे पसंद है। मैंने देखा कि मैं उसे यहाँ से ऑर्डर कर सकता हूँ। पहले मैं सोच रहा था विदेशी है, जल्दी ख़रीद नहीं पाऊँगा, फिर मैं देखा ऑर्डर कर सकता हूँ, फिर मुझे लगा कि इतना महंगा कौन ख़रीदेगा 50,000 रुपये में, ठीक। आप ये समझ रहे हैं, पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं कहीं से भी ख़रीद सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है, मनी सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर डिपेंड ऑन देयर विजिलेंस। क्या पता वो जो विदेशी पोर्टल पे जाके मैं पैसा पे कर रहा हूँ, यही डर मेरे को भी लगा कि अगर मैंने ये पैसा पे कर दिया $600 रुपीज़ में, 60,000 रुपीज़ के पार चला गया था वो, ठीक है, 60,000 रुपीज़ के आसपास था बेसिकली, टैक्स वगैरह लगा लोगों के। तो ये पैसा जो है सच में उनको मिलेगा और फिर मेरे पास पक्का मोबाइल फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? कैश ऑन डिलीवरी होता तो मैं मंगा लेता, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज है। अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफ़र किए जाते हैं ऑनलाइन में, लेकिन प्राइवेसी का कोई ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। पहले ही बता देते हैं डब्बे पे क्या है, अंदर माल क्या है। मेरा मन, मैं नहीं बताना चाहता किसी को कि मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, चाइना से, वो भी, ठीक है, राइट। चलिए, एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट वाले लोगों, तुम सबके पास चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। आईफोन भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है, और सैमसंग के बहुत सारे पार्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक। खैर, हमारे यहाँ असेंबली लाइन बढ़िया हो गई है, तो अभी वाले 2-3 साल से जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उसमें नहीं है ऐसा, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो एंटी चाइनीज़, तो कहीं मुझे सोच के कि सर तो आप तो रेड मैजिक चाइना से ऑर्डर कर रहे हो, नहीं गाइज़, आप सब लोगों के पास भी है पर आपको पता नहीं है। चलिए, फ़ायदा क्या क्या है ई कॉमर्स का? बहुत सारे फ़ायदे। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी बिज़नेस करते हैं
या किसी भी बिज़नेस से खरीदते हैं तो पहला फ़ायदा है आपका बाइंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। रात में 2 बजे आपको कुछ खाना है, भूख लगी, तुरंत गए, वेब ऐप खोला, ब्राउज़ किया, फ़ोटो वोटो देखी, रिव्यू देखा और कर दिया ऑर्डर। बाइंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाती है, टाइम बच जाता है आपका और पैसा कमा लेती है कंपनी। ठीक है। दूसरा है पर्सनलाइज्ड स्टोर एज़ पर द कंज्यूमर प्रेफरेंस। आप देखते रहते हैं कि जैसी जैसी चीज़ें आप खरीदना शुरू करेंगे किसी भी वेबसाइट या पोर्टल वगैरह से, तो देखेंगे वो भंडारा लगा देगा। आप सर दोबारा से लैपटॉप खरीदेंगे, अरे भाई एक खरीद लिया है, मुझे बहुत सारे लैपटॉप के ऑप्शंस दिखा रहा है वो। मैंने 2 साल पहले कोई कैटल ख़रीदा था, अभी भी मुझे वो कैटल दिखाता रहता है, सर कोई कैटल खरीदना है, भाई खरीद लिया है, ख़राब नहीं हुआ है, चल रहा है बढ़िया। तो पर्सनलाइज स्टोर बना देते हैं वो किसी कस्टमर की प्रेफरेंसेस के बिहाफ पे। ठीक है। रिकरिंग कॉस्ट वाइल हायरिंग वर्चुअल सपोर्ट रिसोर्सेज। अगर आपका एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन वेब पोर्टल है जिसके थ्रू आप लोगों को सामान बेच रहे हैं, ई कॉमर्स है, तो आपको वर्चुअल एजेंट्स को हायर करने में कम दाम लगता है। लेकिन अगर किसी को फिजिकली स्टोर में बुला रहे हो, वहाँ पर बैठा रहे हो, उससे कस्टमर डील करा रहे हो, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, राइट। कस्टमर को रीटारगेट करना आसान है क्योंकि पहली बार में उसने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको दे दिया है, तो अब आप उसको ऐड भेज सकते हो कि सर वो जो आप ख़रीदना चाह रहे थे ना, नया वाला किताब, वो आ गया हमारे पास, डिस्काउंट भी दे रहे हैं 15% का, ख़रीद लीजिए। रीटारगेटिंग हो गया बहुत आसानी से। ये गुड स्ट्रैटेजी है, बढ़िया कूपन वगैरह देके लोगों को चेकआउट पेज तक ले जाओ, वहाँ से सामान खरीदवा दो। ईमेल भेज दो कि ऐसा करो, ये ख़रीदा है तो अब ये भी खरीद लो। जैसे आप मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट करते हो तो नीचे दिखा देता है कि इसका कवर भी खरीदना चाहोगे क्या, कवर के साथ खरीद लो, कवर 150 रुपये का है मात्र। आप बोलते हो कि चलो नया मोबाइल फ़ोन आ रहा है, कवर और टेम्पर तो खरीद ही लेते हैं, खरीदते हैं ना, यह है क्रॉस सेलिंग। अच्छा आप 8 GB का खरीद रहे हो, 12 GB वाली में 2000 रुपये का कूपन दे देता हूँ, ठीक है, सिर्फ 1500 रुपये और देकर आप 12 GB वाला ले सकते हो, तो आप तुरंत अपसेल कर जाते हो। तो रीटारगेटिंग बड़ा आसान है, डी डायरेक्ट कर सकते हैं कस्टमर को एक पेज से दूसरे पेज पे, एडवर्टाइजमेंट दिखा के सामान खरीदवा दो। उसको बोलो कि 49 रुपीज़ में अपने प्लांट के लिए खाद ले लो। गाइस एक नया स्कैम चल रहा है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। A2 मिल्क के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह आजकल चल रहा है कि अगर आप A2 मिल्क खरीदना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ में हाफ लीटर आप खरीद सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे बुक करते हैं और पेमेंट करने जाते हैं तो पता है कितने रुपए आपके कट जाते हैं? 449, 50,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएगा अगर आपने 49.5 रुपीज़ का पेमेंट किया तो। क्योंकि जो ऐड दिखा रहा है वहाँ पे तो 49.5 है, लेकिन जो पेमेंट हुआ है वो 49,999 का हो गया है। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसा ना हो इसलिए ध्यान दिया कीजिए, ठीक। पेमेंट करते समय बार बार चेक कीजिए कि क्या नंबर लिखा हुआ है। मेरी तरह कंजूस बनिए, 2 बार चेक कीजिए। चेक कर लिया तो थोड़ी देर रुकिए 2 सेकंड के लिए, इतने तो बैंक में नहीं है, कोई बात नहीं, बच जाओगे फिर न्यांशु। क्या पता वो 49, क्या पता अकाउंट के हिसाब से वो 499 सेट कर दे तो 500 तो होगा ही ना। अभी मैं आज की बात बता रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से मेरे अकाउंट में पिछली थोड़ी सी देर के अंदर 10-10 रुपये करके 2 बार आया है, 20 रुपये। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी स्कैमर का फ़ोन आएगा, वो बोलेगा भैया आपके पास पैसा चला गया, वापस कर दो। ठीक है, 2 बार आया, मुझे नहीं पता कहाँ से आया है ये, ठीक है। और मैं डरा हुआ हूँ तब से कि ये 20 रुपये कहाँ से आया है, ठीक है। चलिए ना, और जब मैं उसको ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर रहा हूँ तो दिखा रहा है बल्क पोस्टिंग करके लिखा हुआ है कुछ, बल्क पोस्टिंग। बताओ, बल्क में पैसा भेज रहे लोग। आया है, मेरा कटा नहीं है पैसा, मेरे को आया है 10-10 रुपया, उसमें मुझे डर लग रहा है, अभी पता नहीं कहाँ से आया है। आशुतोष आपने तो नहीं भेजा? अरे बस अब कंफर्म हो गया कि तुम ही भेजो। अभी फ़ोन करके पूछेगा आशुतोष सर वो 10 रुपया सर। डर लग रहा है भैया हर्ष कि ये 20 रुपये आया कहाँ से, इसके बदले 2000 तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, चलिए।
कस्टमर्स को एनकरेज करना बहुत आसान होता है अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई सामान बेच रहा हूँ तो, ठीक है। रिव्यूज़ अवेलेबल हो जाते हैं कस्टमर्स के कि प्रोडक्ट मेरा सही है या ख़राब है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंज्यूमर की, मोबाइल फ़ोन, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब मिल जाता है। क्वालिटी सर्विस एट रीजनेबली लो ऑपरेशन कॉस्ट, कस्टमर्स को आप ये दे सकते हैं और एज अ कस्टमर आपको मिलता भी है। क्विक एंड अफोर्डेबल मार्केटिंग हो जाती है ई कॉमर्स पोर्टल्स की, वरना मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि 24/7 वो रन कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर कभी भी उनको एक्सेस कर सकता है, कोई भी सामान खरीद सकता है। नुकसान क्या है? बहुत सारे नुकसान हैं। पहला, पर्सनल टच नहीं मिलता कस्टमर को। कोई कपड़े खरीदना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि वेलवेट है, बाद में पता लग रहा है कि लाल कपड़ा था और उसके ऊपर लाइट ज़्यादा मारी थी इसलिए चमक रहा था, तो वेलवेट लग रहा था लेकिन वेलवेट है नहीं, तो ये लैक ऑफ पर्सनल टच हो गया, टच एंड फील नहीं आया। अनश्योर अबाउट क्वालिटी की, जो क्वालिटी का सामान हमें मिलने वाला है पता नहीं कैसा मिलेगा, घर पहुंचेगा तभी पता लगेगा। डिलीवरी थोड़ी लेट होती है। देखो डिलीवरी कितनी भी जल्दी हो जाए, 10 मिनट में भी हो जाए, लेकिन 10 मिनट तो वेट करना पड़ेगा ना। स्टोर में जाओगे तो तुरंत जैसे पैसा दिया तुरंत मिल जाएगा आपको, ये बात समझ रहे हो आप लोग। मेरे लिए तो वो जल्दी ही हुआ, वो मैं जा रहा हूँ ना आधा घंटा खर्च करके, लेकिन जब मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ प्रोडक्ट के पास तो तुरंत मुझे मिल जा रहा है, वेट नहीं करना पड़ेगा। डिफ़िकल्टी इन परचेजिंग सम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सोना खरीदा आप लोगों ने, ठीक है, सोना वोना खरीदी, देखिए वो डब्बे में पैक होके सील लगा के आता है, आपको डर भी लगता है। डिलीवरी बॉय को थोड़ा देर खड़ा रखते हो आप कि भैया आप 2 मिनट रुक जाना, एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको चेक करा के जाओ, ठीक है, राइट। जेप्टो बताओ, गोल्ड कॉइन बेचता है, पता है आपको? जेप्टो, जहाँ से आप चॉकलेट खरीदते हो वो गोल्ड कॉइन भी बेचने लगा है, ब्लिंकिट भी बेचने लगा है गोल्ड कॉइन, तो आप खरीद सकते हो। नाउ साइट क्रैश इश्यूज़, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, उसके बड़े इश्यूज़ आते हैं। साइबर क्राइम, हाँ, जैसे अभी मेरे पास पैसा आया 10-10 रुपये करके, तो मुझे डर लग रहा है कि कहाँ से पैसा आया और कहीं स्कैम ना हो जाए, तो ऐसा जो है स्कैम वगैरह भी हो सकता है। आपका इंटरनेट, आपने कोई कार्ड का डिटेल सेव किया और वो अब पैसा आपके अकाउंट से कटता चला जा रहा है, आप 49 रुपीज़ पे कर रहे हो और 4,999 पे हो रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो। So guys, this is all about the unit number 1 part 2 and here are some questions that you have to do as homework. क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं ई कॉमर्स के, 5 डिफरेंट टाइप के ई कॉमर्स सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चंस आपको करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू गाइस आर रियली ऑसम।